इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, कोनिक सेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का वेटेज तो आप जानते ही हैं। प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने के चांसेस रहते हैं। तो जो आपका आने वाला पेपर है 10th ऑफ मई को, उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इस पार्ट से कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जरूरी बन जाता है कि आप इस पार्ट पर थोड़ा सा रिगरस, थोड़ा सा एलिगेंट, थोड़ा सा दमदार काम करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली उस लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा जो आप वहां पर अच्छे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बच्चों मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप लोग जो है खुद से भी मतलब इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें। पहली बार में सोल्यूशन पूरा ना देखें, पहली बार में जब क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, क्योंकि टॉपिक प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे कंफ्यूजन भी हो जाते हैं जब क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। और आज के मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आया हूं जहां पर अगर आपने लैंग्वेज को पढ़ने में मिस्टेक की तो पक्का आप ट्रैप में फंसेंगे, है ना। कुछ ट्रैप्स होंगे, वहां से बचना होगा, वहां पर मिस्टेक नहीं करनी होगी। कोनिक सेक्शन थोड़ा कम आता है, एग्जैक्ट कोनिक सेक्शन थोड़ा वेटेज कम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का दोस्तों वेटेज है। प्रोबेबिलिटी तो आती है, प्रोबेबिलिटी तो हर एग्जाम में आती है। आप आईएसआई में जाएं, सीएमआई में जाएं, जे एडवांस में जाएं, इवन आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, आप एमबीए कैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर जगह आपको प्रोबेबिलिटी तो देखने को मिलती है। जेई वालों के लिए भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको जे एडवांस की प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प करेंगे। जे एडवांस वाले बच्चों के लिए भी ये सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ आईएसआई वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि उनको अभी बस एक वीक बाद ही उनको पेपर में बैठना है, उनका पेपर आने वाला है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जे एडवांस जिसका 17th ऑफ मई को है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिनको नेक्स्ट ईयर 2027 में जेई फेस करना है तो उनके लिए टाइम है, वो आराम से लेक्चर देखें, टेंशन बिल्कुल ना ले। तो दोस्तों सीरीज स्टार्ट करते हैं, टाइम लिमिटेड है ना। तो चलिए बिना टाइम लगाए आज हम लोग मूव करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड कोनिक सेक्शन, है ना। प्रैक्टिस सेशन है अपना आज। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत मैटर करती है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएमआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देखिए कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट लिया इन्होंने, वेयर वी एंड सी आर चोजन रैंडमली फ्रॉम दिस इंटरवल 0 to 1 विद द प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑल पेयर्स बी कॉमा सी। मतलब बी और सी का सिलेक्शन मुझे कहाँ से लेना है, 0 से 1 के बीच लेना है, सारे केसेस इक्विप्रोबेबल हैं, है ना। लेट पी ऑफ बी, मतलब पी ऑफ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन इक्वेशन हैज अ रियल सोल्यूशन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ बी। मतलब अगर मैं b को कुछ पुट कर देता हूँ, b को हमने 1/10 डाल दिया, तो p 1/10 का मतलब क्या हो गया, p 1/10 का मतलब है b को 1/10 डालने पर ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रियल रूट आने की प्रोबेबिलिटी। यानी b को वैल्यू असाइन करने के बाद, b को हम कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, कोई फिक्स नंबर वैल्यू दे देंगे यहाँ पर, उसके बाद इसके रियल रूट आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ b से, है ना। p ऑफ b आई थिंक डेफिनेशन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि पी ऑफ बी का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। बी फिक्स कर दिया गया है, पी ऑफ बी का मतलब बी को हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दिया है और उसके बाद इसके रियल रूट आने की कंडीशन निकाल रहे हैं, है ना। ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब करें कंप्लीट द सेंटेंसेस ब्लो, है ना। आपको बताना है ये नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उस पर बात करनी है। पहला है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज अ रियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। मैं चाहता हूं यार इस इक्वेशन का मुझे रियल सोल्यूशन मिले, तो उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट पार्ट के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे को रियल सोल्यूशन चाहिए, और रियल सोल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक का रियल रूट है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। ऑब्वियस बात है, उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4c मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो आपके आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का।
उन्होंने कहा था रियल रूट आने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या हो, ये क्वांटिटी कैसी हो, नॉन नेगेटिव हो। तो पहला पार्ट तो बहुत ही आसानी से निपट गया। सेकेंड पार्ट करें द वैल्यू ऑफ P1/2, P1/2 की वैल्यू बताइए। तो यहां पर ये देखिए पी बी को हमने डिफाइन कैसे किया था, P ऑफ B क्या रिप्रेजेंट करा, द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन इक्वेशन हैज अ रियल सोल्यूशन फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ B, यानी किसी B की वैल्यू असाइन करने के बाद इस इक्वेशन के रियल रूट आने की प्रोबेबिलिटी को हम P ऑफ B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब मेरी डिमांड क्या है, P ऑफ हाफ, P ऑफ हाफ पूछ रहा हूं। तो P ऑफ हाफ का मतलब हुआ कि मैंने क्या काम किया है, मैंने इस इक्वेशन में, जो पेरेंट इक्वेशन गिवन है, इसमें मैंने b को हाफ पुट कर दिया है। b को क्या पुट कर दिया, हाफ। b को हाफ पुट करने के बाद इक्वेशन कैसी दिखाई दे रही है, b को हाफ पुट करने इक्वेशन दिखाई देगी x² प्लस x/2 प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने b को हाफ पुट कर दिया है ना। अब हमें रियल रूट की कंडीशन निकालनी है। अब हमें रियल रूट की कंडीशन चाहिए फॉर रियल रूट्स। तो d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b² 1/4 माइनस 4c मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो 1/16, यहां से 4 नीचे ले आइए, तो 1/16 ग्रेटर देन c, यानी c कैन नॉट गो बियॉन्ड 1/16। c पर एक इंटरवल आ गया, यानी अगर आपको रियल रूट चाहिए तो c की जो लिमिट्स हैं वो 0 से 1/16 के बीच होना चाहिए। अगर रियल रूट चाहिए तो c की लिमिट्स अपने पास आ रही है 0 से 1/16। अच्छा, p ऑफ b क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को, किसकी, इस इक्वेशन के रूट रियल आए b को वैल्यू देने के बाद। तो b को मैंने हाफ वैल्यू दे दी, इक्वेशन ये बनी। रियल रूट आने के लिए c पर रेस्ट्रिक्शन आ गया। c पर रेस्ट्रिक्शन क्या, c की लिमिट्स क्या हो, 0 से 1/16 के बीच में हो। c की लिमिट्स क्या है, 0 से 1/16, है ना। तो ये तो फेवरेबल आ गया कि यानी c की ये जो इंटरवल बन रहा है उसकी लेंथ, यानी जो हमें रियल रूट चाहिए उसके लिए c किस इंटरवल में लाई करना चाहिए, इस इंटरवल में, है ना। ये तो फेवरेबल आउटकम हो गया। अब बात करें टोटल केसेस की, तो c हम कहां से उठा रहे हैं, b और c दोनों इस इंटरवल से पिक किया जा रहा है। b और c दोनों के दोनों मैं किस इंटरवल से पिक कर रहा हूं, 0 से 1, है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो इस इंटरवल की लेंथ की बात करें, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 1/16। लेंथ का मतलब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी को इंटरवल की लेंथ के रेशियो से डिफाइन करेंगे। सी पर जो इंटरवल होना चाहिए वो ये होना चाहिए रियल रूट के लिए। और टोटल केसेस क्या है, सी टोटल में इस सेट से उठा रहा हूं। इस इंटरवल की लेंथ कितनी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1। तो पी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 1/16। पी हाफ का मतलब है कि बी को हाफ पुट करने के बाद इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट आने की प्रोबेबिलिटी। दोस्तों ये रहा आंसर इज 1/16, ठीक है ना। तीसरा पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ बी, एज अ फंक्शन ऑफ बी इज पी बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। कह रहे हैं कि अगर हम इसको बी का फंक्शन मान के चले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो फंक्शन आ रहा है ये बी के टर्म में इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है या कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो अब सी पार्ट को हम कैसे डिजाइन करेंगे, भाई रियल रूट की कंडीशन हमने निकाली थी, अब हम बी को कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहे, वी के टर्म्स में ही प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो रियल रूट की कंडीशन थी b² माइनस 4c ग्रेटर देन 0। तो इसी को आगे अगर बढ़ा लिया जाए तो इट मींस b² ग्रेटर देन 4c, और एल्स वी कैन से c कैन नॉट गो बियॉन्ड b²/4, ऐसा आ जाएगा। तो फॉर रियल रूट इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, है ना। तो सी पार्ट के बोलूंगा फॉर रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। मैं चाहता हूं कि इक्वेशन 1 के रूट कैसे आ जाए, रियल आ जाए। इक्वेशन 1 के रूट कैसे आए, रियल आए। तो रियल रूट आने की कंडीशन क्या हो जाएगी, रियल रूट आने की कंडीशन वही थी b² माइनस 4c मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या फिर c की बात करें c कैन नॉट गो बियॉन्ड b²/4। c पर ये रेस्ट्रिक्शन आ रही है b²/4, है ना। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी कैसी आएगी भाई, इंटरवल की लेंथ कितनी हो गई, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ जाएगा b²। भाई c पर जो इंटरवल आ रहा है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b²/4, ये इंटरवल लेंथ आ रही है। और b हम ले कहां से कहां सकते हैं, c पर, सॉरी c की चॉइस कहां पर हो सकती है, c जिस इंटरवल में है उसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इतनी है और फेवरेबल लेंथ इतनी आ गई।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रही बी स्क्वायर बाई 4 और विच इज ऑब्वियसली अपवर्ड पैराबोला। जैसे जैसे बी बढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बी बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ बी, आप उसको ऐसे भी फील कर सकते हो यार। देखो पी हाफ तुमने भी निकाला था, जब हमने बी को हाफ वैल्यू दी थी तो सी पर इंटरवल जो आया था वो 0 से 1/16 आया था। हाफ डालने पर 1/16 आया है। आप हाफ से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डाल के देखो, अगर 1/4 डाला होता, अगर हमने बी को 1/4 डाला होता तो बी को 1/4 डालेंगे तो 1/16 और 4, सी की लेंथ कितनी आएगी 1/64 आ जाएगी। सी आएगा 0 से 1/64। अगर बी को 1/4 डालेंगे तो सी पर इंटरवल क्या आएगा 0 से 1/64, यानी सी वाला इंटरवल की लेंथ हो जाएगी 1/64। तो प्रोबेबिलिटी भी वही आएगी क्योंकि सैंपल स्पेस में जो सी का इंटरवल उसकी लेंथ 1 है ना। तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/60। अगर बी 1/4 है तो प्रोबेबिलिटी आ रही 1/64, बी 1/2 है तो प्रोबेबिलिटी आ रही 1/16। तो वैसे भी दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ बी, जैसे जैसे बी बनाएंगे प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, चेक कर लिया। अब डी पार्ट, डी डिफरेंट पार्ट है। डी में क्या बोल रहे हैं एस बी एंड सी बोथ वेरी। अभी तक हम क्या काम कर रहे थे, अभी तक दोस्तों हम बी को फिक्स वैल्यू, बी को एक वैल्यू असाइन कर देते थे, फिर जो इक्वेशन में पैरामीटर सी होता था उस पर हम लोग कंडीशन बनाते थे, या रियल रूट आने के लिए सी कहां से कहां तक लाई करेगा, सी पर इंटरवल निकालते थे। लेकिन अब की बार जो डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या है एस बी एंड सी बोथ वेरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थोड़ा सा हमने पैटर्न जो है चेंज कर दिया है। अब बी भी चेंज हो रहा है और सी भी चेंज हो रहा है, बी और सी दोनों चेंज हो रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन हैज अ रियल सॉल्यूशन। डिमांड सेम है, कंडीशन बदल गई दोस्तों। दोस्तों कंडीशन बदल दी, मैंने बोला बी और सी अगर दोनों को वेरी कराया जाए तो आप हमें ये बताइए कि इस इक्वेशन के मुझे रियल रूट्स मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो अब बात करते हैं, डी एक स्पेशल केस है, बाकी तीनों से डिफरेंट केस है। तो अब बी एंड सी बोथ वेरी, जब दोनों वेरी कर रहे हैं, है ना, तो फॉर रियल रूट्स, हम लोग इस केस के अंडर बात कर रहे हैं, हमें इक्वेशन के रियल रूट चाहिए थे। कंडीशन भाई है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करेंगे तो सी पर इंटरवल भाई आ रहा है, सी पर इंटरवल क्या आ रहा है 0 से बी स्क्वायर बाई 4, 0 से बी स्क्वायर बाई 4, है ना। तो सी लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4। अब बी भी वेरी कर रहा है, सी भी वेरी कर रहा है, बी के अकॉर्डिंग, बी के वेरी करने से सी अपने आप वेरी कर रहा है। तो रियल रूट के लिए हमें क्या चाहिए, सी जो है बी स्क्वायर बाई 4 से लेस और इक्वल टू, या तो उतना हो या फिर उससे छोटा हो, है ना। तो अब इसको आप थोड़ा सा उस तरह से समझें ग्राफिकली, जैसे बी पर जो इंटरवल था, बी को मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया, बी को किधर ले लिया एक्स एक्सिस पर, और सी को किधर ले लिया मैंने वाई एक्सिस पर। यानी बीसी प्लेन, जो तुम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते थे उसको मैं बीसी प्लेन बोल रहा हूं, उसको मैं क्या बोल रहा हूं बीसी प्लेन। ये बी एक्सिस है, ये सी एक्सिस है ना। तो बी कहां से कहां तक है 0 से 1, बी भी 0 से 1 है और सी भी 0 से 1 है, बी और सी दोनों ही 0 से 1 है दोस्तों, बी और सी दोनों ही 0 से 1 है, 0 है ना। तो एक सेकेंड, इसको यहां पर अगर हम ऐसे लिख ले, इसको थोड़ा फील करना, यहां पर दोस्तों बी और सी दोनों वेरी कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको एक्स वाई प्लेन पर लेके आओ, एकदम से फील आएगी। सी को बाई की तरह ट्रीट करो, बी को एक्स की तरह, सी को बाई की तरह, बी को एक्स की तरह। दोस्तों क्या बोलो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। सर ये तो पैराबोला है, सर ये तो पैराबोला है, और कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। तो ये पैराबोला का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करो इस रीजन में, सी बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, ये पैराबोला यहाँ पर बना दो, ये वाला पैराबोला जो है यहाँ पर बना दो। तो दोस्तों जब मैं एक्स को 1 डालूंगा तो ये पैराबोला की हाइट कितनी है 1/4, 1/4 यानी यहाँ कहीं पर कर्वेचर कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा पैराबोला, है ना ऐसा। ये कौन सा पैराबोला है, c इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4। और तुमको रियल सोल्यूशन चाहिए, तो रियल सोल्यूशन के लिए देखो b की लेंथ है 0 to 1 और c भी, b और c दोनों 0 to 1 है, लेकिन रियल रूट के लिए c कैसा होना चाहिए, c की हाइट 0 से बी स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब जो रीजन डेवलप होगा
जिसके लिए तुम्हें रियल रूट मिलने वाले हैं, वो रीजन दोस्तों कौन सा होगा? वो रीजन ये वाला होगा। कौन सा वाला? ये वाला जो ऑरेंज कलर से बना रहा हूं, ये वाला रीजन, ये एरिया होगा। यानी एक तरह से ये फेवरेबल एरिया हो गया, और टोटल एरिया ये रहा, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्यों बी वी 0 से 1 सी वी 0 से, तो ये बन गया सैंपल स्पेस बन गया, ये बन गया सैंपल स्पेस, और ये बन गया जो ऑरेंज कलर से बनाया, ये क्या बन जाएगा? फेवरेबल स्पेस बन जाएगा, है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, डी पार्ट के लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोस्तों कितनी आएगी? C इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे, बाई डी एक्स होता, बाई मतलब वही सी डी एक्स, तो बी स्क्वायर बाई 4 इंटू डी बी, और लिमिट कितनी आ जाएगी? 0 से 1। सही है ना, ये तो फेवरेबल स्पेस हो गया। और नीचे एरिया ऑफ दिस होल स्क्वायर, ये रेक्टेंगल बोलिए स्क्वायर बोलिए एक ही बात है, 1 इंटू 1 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर 1/4 बाहर आ गया, बी स्क्वायर का आ जाएगा बी क्यू बाई 3, और ये 0 to 1, आंसर इज 1/12। 1/12, जल्दी से बताइए भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्या ये फोर्थ पार्ट ये समझ में आया, ये किस तरह से ये सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व में चेंज हो गया? एरिया अंडर द कर्व में कैसे सॉल्व किया है, जल्दी बताइए भाई चैट में, जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ है सारे बच्चों को, है ना। यहाँ पर बस ये बात थी कि पहले तीनों पार्ट से ये फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पर बोला बी और सी दोनों वेरी कर रहे हैं, है ना। जब बी और सी दोनों वेरी करेंगे तो उससे एक रीजन डेवलप हो गया। अभी पहले पार्ट में क्या था? बी फिक्स था, बी फिक्स था, सी वेरी कर रहा था, बी फिक्स था और सी वेरी कर रहा था। तो बी फिक्स है, सी वेरी करने का मतलब है कि हम एक लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। अगर इसको भी ग्राफिकली समझेंगे तो इसका ग्राफिकल मीनिंग ये हुआ, बी हाफ का मतलब क्या हुआ? बी हाफ का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक यहाँ पर एक स्क्वायर बना लू 1 क्रॉस 1 का, है ना, तो ये बी एक्सिस है, ये सी वाली एक्सिस है ना। तो बी इक्वल टू हाफ लाइन पर आप कहां से कहां तक ट्रेवल कर सकते हैं? ये बी इक्वल टू हाफ लाइन है, तो बी इक्वल टू हाफ लाइन पर आप कहां तक ट्रेवल कर सकते थे? जिसके लिए सी की वैल्यू 0 से 1/16 हो, 0 से 1/16 यानी इतना ट्रेवलिंग अलाउड है, इतनी सी ट्रेवलिंग, है ना। और सी के लिए आपके पास लेंथ कितनी दे रखी थी? 1, सी के लिए 1 लेंथ गिवन है, ये सैंपल स्पेस 1 लेंथ का है, और फेवरेबल लेंथ कितनी? 1/16। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, क्योंकि इसमें हम एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक लाइन पर ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। और जब बी और सी दोनों चेंज होंगे तो फिर इसका मतलब एक रीजन डेवलप होगा, वो ये चीज आई, है ना। तो यहाँ पर ये डिफरेंस दोनों में समझ में आना चाहिए। वहां पर एक लाइन पर ट्रेवलिंग हो रही है, जैसे न्यूटन में पढ़ता है रेक्टिलिनियर मोशन, तो ये पूरे प्लेन पर पॉइंट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? यू आर गिवन एन 8x8 चेस बोर्ड, if two distinct squares are chosen uniformly at random, find the probability that two rooks placed on these squares attack each other। एक 8x8 चेस बोर्ड गिवन है, 8x8 चेस बोर्ड गिवन है, टू डिस्टिंक्ट स्क्वायर्स आर चोजन रैंडमली एट रैंडम। हमने क्या किया, इस चेस बोर्ड में से दो स्क्वायर सेलेक्ट किए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट टू रुक्स प्लेस्ड ऑन दीज स्क्वायर्स अटैक ईच अदर, यानी दो रुक्स इसमें जो प्लेस किए जाए वो एक दूसरे को अटैक करें। रिकॉल दैट अ रुक कैन मूव ईदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए भाई समझते हैं। पहले एक काम करिए करते हैं यार, एक डायग्राम बना लेते हैं, चेस बोर्ड बना लेते हैं। 8x8 का चेस बोर्ड है, यानी 9 हॉरिजॉन्टल 9 वर्टिकल लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 1 2 3 4 5 6 7 8
एंड 9। दोस्तों ये रहा 8x8 चेस बोर्ड मैंने बना दिया यहाँ पर 8x8 चेस बोर्ड, है ना। अब रुक अटैक कैसे कर रहा है? हॉरिजॉन्टली अटैक कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन। जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर कोई रुक रख दिया, यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ पे रख दिया, अब इसकी अटैकिंग पोजीशंस कौन सी हो जाएंगी? तो ये एक स्ट्रेट लाइन में अटैक करेगा, यानी डेंजर जोन, डेंजर सेल्स कौन सी होंगी? ये वाली सारी सेल्स, ये इधर इन सबको उड़ा देगा, यानी कोई भी और पर्टिकुलर सोल्जर यहाँ आया तो ये पूरा इसको अटैक कर देगा। ये वाला जोन डेंजर जोन है, किसी भी अपोजिशन पार्टी के लिए सारे जोन कैसे हैं? डेंजर जोन से, है ना। तो अब ये देखिए ये रुक कितने प्लेस पर डेंजर जोन क्रिएट करेगा, कितनी सेल्स दिख रही हैं भाई? देखो 8 रो है, 8 सेल्स आएंगे रो में, 8 सेल्स आएंगे कॉलम में, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 सेल्स जो होंगी वो डेंजर जोन में रहेंगी। अगर इन 14 सेल्स में कोई भी दूसरा रुक आया तो सीधा उसको अटैक कर देगा। यही तो बोला है, यू आर गिवन एन 8x8 चेस बोर्ड, इफ two distinct squares are chosen uniformly at random, find the probability that two rooks placed on these two squares attack each other। तो एक तरीका तो ऐसा है कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं कि भाई हम चाहते हैं कि हमने 2 स्क्वायर सेलेक्ट किए इस पूरे चेस बोर्ड में, टोटल स्क्वायर कितने? 64, टोटल स्क्वायर कितने? 64, और इसमें हमने कोई भी 2 स्क्वायर सेलेक्ट किए और उन 2 स्क्वायर मैंने 2 रुक्स रखे और हम चाहते वो दोनों एक दूसरे को अटैक करें। तो पहला तो कहीं भी रख लो आप, पहला मैंने कहीं पर भी रख लिया, अब मैं दूसरा ऐसे रखूं कि ये उस पर अटैक करे, तो इसकी अटैकिंग पोजीशंस, इसकी अटैकिंग सेल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हॉरिजॉन्टली एंड 7 वर्टिकली, है ना। तो टोटल मतलब काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इस तरह से काउंटिंग करें कि पहले को कहीं भी रख लो, ये सिंपल अप्रोच बता रहा हूं, शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूं, 14 इसकी अटैकिंग पोजीशन है आउट ऑफ द रिमेनिंग 63 पोजीशन, क्योंकि पहला जब रख दिया तो बचेंगी कितने? सेकंड रुक के लिए पॉसिबल पोजीशंस कितनी है? 63, और अटैकिंग पोजीशंस कितनी है इसकी? अटैकिंग पोजीशंस इसकी 14, तो probability becomes was 14 by 63, and if we cancel out by 7, then this becomes I think 2 7 9 ja 63, 2/9, 2/9, the answer to this question is 2/9, ठीक है ना। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2/9। फंक्शनल इक्वेशन का मैंने जेई चैलेंजर पे बेटा एक लेक्चर लिया हुआ है, आईएसआई सीएमआई में बहुत हेल्प करेगा वो, है ना। फंक्शनल इक्वेशन का एक लेक्चर लिया हुआ है, जेई चैलेंजर में जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको देखिएगा आप, है ना। इवन बहुत सारे ज्योमेट्री के भी मैंने उस पर ले रखे हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स पर भी ले रखे हैं, वो काफी सारे सेशन ले रखे हैं, तो वो आपको मिल जाएगा वहां पर। चलिए भाई मूव करते हैं। अच्छा, इसको कुछ स्टूडेंट ऐसे भी समझते हैं, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको एक तरह से अप्रोच सिखा दी जिसमें हम पहले रुक की बात नहीं कर रहे, हमने डायरेक्ट अटैक किया सेकंड पर, सेकंड रुक के लिए पॉसिबल पोजीशन और सेकंड के लिए फेवरेबल पोजीशन। स्टूडेंट के सोचने का तरीका ये होता है, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी सोचते हैं, स्टूडेंट अप्रोच कुछ ऐसी हो सकती है कि सर कोई भी दो रुक एक दूसरे को अटैक तभी करेंगे जब वो सेम रो में हो या फिर सेम कॉलम में हो, या तो एक ही रो में हो तो अटैक करेंगे या फिर एक ही कॉलम में हो तो अटैक करेंगे। तो एक काम करो यार, पहली रो में आप कोई भी 2 स्क्वायर सेलेक्ट कर लो और वहां पे 2 रुक्स को रख दो, ऑब्वियसली अटैक करेंगे। तो पहली रो में कितने स्क्वायर है? 8, 8 में से कोई भी 2 ले लो तो डेफिनेटली अटैकिंग पोजीशन आ जाएंगी, है ना। पहली रो में 8c2, सेकंड में भी 8c2, थर्ड में भी 8c2, तो ऐसी कितनी रोज है? 8 रोज है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये रो वाइज अटैक करने के केसेस आ गए, लेकिन जितने रो वाइज आएंगे उतने कॉलम वाइज आएंगे। भाई पहले कॉलम में अगर रख देंगे तो भी 8c2 आएगा, सेकंड कॉलम में तो भी 8c2, तो जितने केस रो वाइज बनेंगे उतने ही केस कॉलम वाइज बनेंगे, इनटू 2। तो ये सारे अटैकिंग पोजीशंस आ गई आउट ऑफ टोटल 64 में से आप कोई भी 2 ले लें, 64c2, है ना। तो 8 इंटू 8c2 कितना आएगा? 8 इंटू 7 इंटू 2, नीचे 64 इंटू 63, है ना। 64 से 64 कैंसिल, 7 9 जा 63, अगेन यू हैव द सेम आंसर 2/9, अगेन यू हैव द सेम आंसर 2/9, ठीक है। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीएमआई, सीएमआई 2014, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्या है।
खुद से भी अटेम्प्ट करना यार इसको, मतलब इन सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से भी सोचना है कि थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इनको एकदम से क्वेश्चन देखकर वीडियो सोल्यूशन मत चलाइए, आप इसको पॉज कीजिए, खुद से सोचिए, ट्राई कीजिए, और फंसता है तो फिर आप देख सकते हैं। A regular 100-sided polygon is inscribed in a circle. Suppose 3 of the 100 vertices are chosen at random. एक 100-sided regular polygon है, एक सर्कल में हमने इंस्क्राइब किया है, ठीक है। Suppose 3 of the 100 vertices are chosen at random. हमने 100-sided polygon के 3 वर्टेक्स को रैंडमली पिक किया है। All such combinations being equally likely. सारे केस कैसे इक्वल प्रोबेबल है। Find the probability that the 3 chosen point form the vertices of a right angle triangle. इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम 3 वर्टेक्स को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे उनसे बनने वाला जो ट्राइंगल होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? राइट एंगल ट्राइंगल की। तो एक काम करते हैं, डायग्राम थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा फील लेके आते हैं। आ जाओ भाई, ठीक है ना, बना लेते हैं। अब 100 पॉइंट्स हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P51, 52, 53, ठीक है ना, ये सारे हमने बना दिए 100 पॉइंट्स, P100। अब क्वेश्चन ये है कि इन 100 पॉइंट में से मेरे को 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, 3 पॉइंट सिलेक्ट करने और ट्राइंगल बनाना है। कंडीशन ये कि ट्राइंगल जो बने वो कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। कंडीशन ये कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। एक एंगल कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री। तो एक थ्योरम यार हम लोग पढ़ा करते थे 9th-10th क्लास में, क्या पढ़ा करते थे? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर ये डायमीटर ए बी है, अगर सर्कल का डायमीटर, दो वर्टेक्स ऐसे सिलेक्ट किए जाएं जिससे डायमीटर फॉर्म हो रहा हो, अगर डायमीटर फॉर्म हो रहा हो तो तीसरा वर्टेक्स आप फ्री है, कोई भी पिक कर ले, तीसरा कहीं पर भी पिक करें, ऊपर पिक करें चाहे नीचे पिक करें, ये ट्राइंगल जो बनेगा 100% 90 डिग्री बनेगा। द की पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है दोस्तों, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो आपको डायमीटर इंश्योर करना पड़ेगा। दो वर्टेक्स ऐसे पिक करने पड़ेंगे जिनको ज्वाइन करने पर आपको सर्कल का डायमीटर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे। अगर डायमीटर बना लिया आपने तो तीसरा वर्टेक्स आप चॉइस है आपकी, आप फ्री हैं, कोई भी वर्टेक्स ले सकते हैं, है ना। तो अब इसमें वर्टेक्स कितने हैं? 100। पॉलीगन कैसा है? रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है दोस्तों। तो मैं बोलूंगा यार कि पहले तो आप क्या काम करो, एक कोई भी एक डायगोनल सिलेक्ट कर लो, एनी वन डायगोनल, चॉइस आपकी है, जरूरी नहीं आप ये लो, आप P1 P51 ले लो, P2 P52 ले लो, कोई भी एक डायगोनल पिक कर लो। अब एक डायगोनल जब पिक कर लिया आपने, है ना, अब दूसरा पॉइंट जब ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कहीं पर ले लो, इस साइड ले लो या इस साइड ले लो, आपका हमेशा ट्राइंगल कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया, P3 वाला पॉइंट ले लिया, तो डेफिनेटली ये ट्राइंगल कैसा बन जाएगा? ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, है ना। आपकी चॉइस है, चॉइस आपकी है। आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो ये वाला नहीं, मैं तो ये वाला लेना पसंद करूंगा, आप इधर पॉइंट ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, किधर भी लेंगे ये एंगल हमेशा कैसा मिलेगा? 90 डिग्री। आपको बस क्या काम करना है, ये इंश्योर करना है कि जो आप 3 वर्टेक्स पिक कर रहे हैं, 3 में से 2 वर्टेक्स ऐसे जरूर होने चाहिए जिससे अगर हम जिसको ज्वाइन करें तो वो सर्कल का डायमीटर बने। सर्कल का डायमीटर यानी आपको डायमीटर पिक करना है, आपको क्या पिक करना है? डायमीटर पिक करना है। तो मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई? सर्कल में पॉइंट्स कितने? 100 पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स है तो डेफिनेटली डायमीटर कितने बनेंगे? 50 डायमीटर्स होंगे। कितने डायमीटर्स बनेंगे? 50 डायमीटर, 50 डिस्टिंक्ट डायमीटर्स होंगे। तो मैं तो कहूंगा 50 में से कोई भी एक डायमीटर सेलेक्ट कर लो, 50 में से आप कोई भी एक डायमीटर सेलेक्ट कर लो। 50 C1 से डायमीटर सपोज सेलेक्ट कर लिया। अब एक डायमीटर सेलेक्ट करने के बाद पॉइंट कितने बचेंगे? ये दो, इन दो वर्टेक्सेस को रिमूव कर दो पिक्चर से, बच जाएंगे 98। तो 98 में से कोई भी एक पॉइंट, पहले डायमीटर सेलेक्ट कर लो,
फिर कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने P3 सेलेक्ट कर लिया, अब ज्वाइन कर लो। 100% ट्राइंगल कैसा बनेगा, आपका राइट एंगल बनेगा। और ये सोच लो कि इसमें रेपिटेशन नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि पहले हमने P1 P51 ले लिया, तो अगर मैं P3 P51 पहले लूँ बाद में ये ज्वाइन करूं तो बन जाएगा, नहीं, क्योंकि आप इसको इसके साथ लोगे तो पहली बात तो ये 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। समझ गया, नहीं समझ गया? तो इस तरह से कोई भी रेपिटेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। नीचे कितने आ जाएंगे, नीचे तो वही आ जाएगा 100C3, है ना। तो 50 इंटू 98 अपॉन 100C3, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू C3 का मतलब 6 हो जाएगा। 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, 52 जा 2 3 जा 3 से कैंसिल कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1/33। प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1/33। बोलो दोस्तों, क्या ये बात समझ में आई है सारे बच्चों को? क्या ये बात समझ में आ गई है किस तरह से ये प्रोबेबिलिटी आई है? राइट एंगल ट्राइंगल की कहानी समझ में आई है? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ISI से है। कोनिक के क्वेश्चंस कम है, लेकिन फिर भी ढूंढा है तो मिला है एक क्वेश्चन। कंसीडर द पैराबोला, कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द स्ट्रेट लाइन L y इक्वल टू x+2। एक पैराबोला दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट हैंडेड पैराबोला है, और एक लाइन है y इक्वल टू x+2, ठीक है। लेट P बी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन L, ड्रॉ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम P टू C, draw two tangents from P to C, let Q1 and Q2 denote the 2 point of contact on C। मतलब यह है कि एक पैराबोला बच्चों गिवन है और एक लाइन गिवन है। एक पैराबोला एक लाइन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने लाइन पर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट पिक किया है, उस पॉइंट से पैराबोला पे दो टेंजेंट डाली है, उस पॉइंट से पैराबोला पर दो टेंजेंट डाली है, और Q1 Q2 क्या उन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है पैराबोला पर, ठीक है भाई। लेट Q be the midpoint of the line segment joining Q1 and Q2, find the locus of Q। तो पहले यार एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बनने से पिक्चर में फील थोड़ा बेटर आएगी। राइट हैंडेड पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, सिचुएशन कुछ ऐसी ये पैराबोला है ना। कौन सा है पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है ना। और एक लाइन और दे रखी, लाइन है y इक्वल टू x+2। अब y को x+2 में देखना चाहे तो ये लाइन y एक्सेस को कहाँ पे कट कर, x को 0 डाल दो, 0,2 पे कट करेगी। यहाँ पर लाइन x एक्सेस को कहाँ पे कट करेगी, y 0 डाल दे, -2 पे कट करेगी, समथिंग लाइक दैट। अब मैं बना तो ऐसे रहा हूँ, लेकिन मैं जरूर चेक करना चाहता हूँ क्या ये लाइन इस पैराबोला को कभी कट कर पाएगी, कभी कट कर पाएगी क्या। y को अगर मैं x+2 पुट कर, दोनों को सॉल्व कर लूँ, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कट तो वैसे भी नहीं करेगी। x+2 का होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो दिख रहा है इसको कट नहीं कर रही है ना। तो चलिए भाई बना लेते हैं, लाइन भी बना लेता हूं मैं। लाइन जो वेरिएबल लाइन है वो कुछ इस तरह से पास हो रही है। ये लाइन आ गई अपने पास। ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x+2 लाइन है। पैराबोला आ गया, लाइन आ गई, पैराबोला आ गया, लाइन आ गई। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लेट P बी ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन। P लाइन पर कोई वेरिएबल पॉइंट है और यहां से हमने पैराबोला पर दो डिस्टिंक्ट टैंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट सिंगल वेरिएबल लेना है। लाइन कौन सी, y इक्वल टू x+2। हमने इस पॉइंट से इस पैराबोला पर दो डिस्टिंक्ट टैंजेंट डाली है। एक टैंजेंट यहाँ पे टच कर रही है और दूसरी जो टैंजेंट है वो कुछ इधर टच कर रही है, ये। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट को इन्होंने Q1 कॉल किया है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको Q2 कॉल किया है। एक Q1 है, दूसरा Q2 है ना। अब आगे क्या बोला है, लेट Q बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है
उसका मिड पॉइंट है, उसका मिड पॉइंट है Q। तो Q1 को Q2 से कनेक्ट कर देते हैं। Q1 को मैंने Q2 से कनेक्ट कर दिया और इस Q1 Q2 का Q क्या है? मिड पॉइंट है। Q1 Q2 के लिए Q क्या है? मिड पॉइंट है। कह रहे हैं फाइंड द लोकस ऑफ Q एज P मूव्स अलोंग L। कह रहे Q का लोकस बताइए। आपको करना क्या है? Q का लोकस बताना है जैसे P मूव करेगा। तो आप ये सोचिए P क्या था? P वेरिएबल पॉइंट। अब P जैसे जैसे मूव करेगा तो ये टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होंगे और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होंगे तो डेफिनेटली इसका जो मिड पॉइंट होगा वो एक मूविंग पॉइंट होगा। मिड पॉइंट Q जो आएगा वो एक मूविंग पॉइंट होगा। तो वही बताना है कि अगर हम इस P को मूव कराएंगे तो पॉइंट Q के मूव करने से जो पाथ आएगा वो पाथ क्या होगा? लोकस मींस होता है इक्वेशन ऑफ पाथ। पॉइंट Q के मूव करने जो ट्रेजेक्टरी बनेगी उसकी इक्वेशन बतानी वो किस पाथ पे मूव कर रहा है ना। तो एज यूजुअल जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स को कुछ लेट कर लेते हैं। मैंने लेट कर लिया Q का कोऑर्डिनेट h, k है। अच्छा P दोस्तों क्या था? इस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट था। तो लोकस की प्रॉब्लम में यार अपन मिनिमम वेरिएबल में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस लाइन पर कोई पॉइंट सिंगल वेरिएबल में लेना है। सिंगल वेरिएबल में इस लाइन पर कोई पॉइंट लेना चाहते हैं। मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को लैम्डा बोल दिया। एक्स को लैम्डा बोलेंगे भाई अपने पास क्या गया? लैम्डा प्लस 2। यानी पिक्चर मैंने सिर्फ एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया लैम्डा। ठीक है ना। अब ये जो Q1 Q2 लाइन दिख रही है, Q1 Q2 लाइन दिख रही है, वो P के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? इस पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट डाली, उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड। तो P के रेस्पेक्ट में Q1 Q2 क्या? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को का मिड पॉइंट भी नोन है। तो Q1 Q2 को हम दो तरह से डील करेंगे। Q1 Q2 को डील करने के हमारे पास दो तरीके होंगे। कैसे डील करेंगे? पहले मैं बोलूंगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ पॉइंट P लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। देयर इज अ डबल रोल ऑफ Q1 Q2। Q1 Q2 की इक्वेशन को मैं दो डिफरेंट तरह से लिख सकता हूँ। एक बार तो बोलूंगा पॉइंट P के कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, और एक बार बोलूंगा यार ये पैराबोला की कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट नोन है। कॉर्ड का मिड पॉइंट नोन हो तो कॉर्ड चाहे पैराबोला की हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला, देयर इज स्टैंडर्ड इक्वेशन T इक्वल टू S1। नेक्स्ट टाइम बोलूंगा कॉर्ड ऑफ पैराबोला having midpoint h, k। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है ना। वन बाई वन इक्वेशन लिख लेते हैं। वन बाई वन इक्वेशन लिख लेते हैं। वन इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ Q1 Q2 है ना। तो इस पॉइंट के लिए क्या है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होती है? T इक्वल टू 0, कैपिटल T इक्वल टू 0। T क्या होता है? वही टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन है ना। तो अब की बार पॉइंट ये रहा, कर्व ये रहा, T टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए। तो वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते थे? y1। y को किससे रिप्लेस करते थे? y1। y इंटू लैम्डा प्लस 2 इक्वल 4x लिखा 2 इंटू 2x, और 2x को किससे रिप्लेस करते थे? x प्लस x1। 2x को किससे रिप्लेस करते? x प्लस x1। x1 मतलब लैम्डा, ये आ जाएगा। तो इसको फर्दर अगर मैं लिखना चाहूँ 2x माइनस लैम्डा वाई, 2x माइनस लैम्डा वाई लैम्डा वाई क्या? 2x, ये तो पूरा ही आ जाएगा। 2x माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू वाई, 2x माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन आ गई अपने पास कॉल्ड Q1 Q2 की। 2x माइनस लैम्डा प्लस 2x माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 लैम्डा, इसको ए कॉल कर दिया मैंने। तो एक कॉल्ड Q1 Q2 की इक्वेशन आई है जबकि मैंने पॉइंट P को यूज किया है। अब एक बार और हम इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। कॉर्ड का मिड पॉइंट नोन है, कॉर्ड की इक्वेशन ऑल्सो अगेन टू implies इक्वेशन ऑफ कॉर्ड Q1 Q2। इस कॉर्ड की इक्वेशन मिड पॉइंट नोन है, कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? T इक्वल टू S1 है ना। मिड पॉइंट नोन है, कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? T इक्वल टू S1। अब की बार क्या है? पॉइंट ये रहा, पॉइंट ये रहा, कर्व ये रहा। T मतलब टेंजेंट का एक्सप्रेशन, वाई स्क्वायर को बाई y1 यानी y माइनस 4x, 4x लिखेंगे 2 इंटू 2x, 2x लिखेंगे x प्लस x1
ये तो टेंजेंट का एक्सप्रेशन हो गया। S1 मतलब पॉइंट को एक्सप्रेशन में पुट कर दो, h कॉमा k को इस एक्सप्रेशन में डाल दो, y स्क्वायर माइनस 4x में, तो k स्क्वायर माइनस 4h, ये आ जाएगी इसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये सीन क्या बनेगा दोस्तों, ये सीन बनेगा -2x प्लस के वाई, -2x प्लस के वाई -2h प्लस 4h माइनस के स्क्वायर, है ना। -2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस के वाई -2h प्लस 4h, मतलब प्लस का 2h और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2h प्लस के स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करके 2x माइनस के वाई और प्लस 2h मतलब -2h प्लस के स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द सेम कॉल्ड Q1 Q2, इसको मैंने इक्वेशन बी कॉल किया है ना। ये ए भी यहीं लिख लेता हूँ, 2x माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू वाई, 2x माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 लैम्डा, ये ए आ गया। तो ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ Q1 Q2, जो Q1 Q2 कॉल्ड है। ये किसकी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन ऑफ Q1 Q2, मतलब ये दोनों ही इक्वेशन सेम कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब निकालने का तरीका अलग था। एक बार बोला पॉइंट पी की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, एक बार बोला पैराबोला की कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट नोन है। तो ये दोनों इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, आइडेंटिकल है। और वी नो दैट व्हेन टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल देन देयर कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। लेकिन मुझे दिख रहा है यार x के कोफिशिएंट का रेशियो तो सेम ही है, 1 आ रहा है, तो अगर ये 1 है तो फिर ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, यानी बाई के कोफिशिएंट का रेशियो 1 आना चाहिए, यानी बाई का कोफिशिएंट इक्वलाइज होना चाहिए, k की वैल्यू लैम्डा प्लस 2 एंड k स्क्वायर माइनस 2h की वैल्यू 2 लैम्डा, ये आ जाएगा, है ना। और लैम्डा सिस्टम में क्या था, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट P मूव करेगा, इन्होंने बोला लोकस बताइए Q का अगर P मूव करे, तो लैम्डा हमें मेंशन करना पड़ेगा। लैम्डा सिस्टम में क्या वेरिएबल, और दोस्तों लोकस की प्रॉब्लम में क्या करते, वेरिएबल क्वांटिटी को इलिमिनेट करते। लोकस वाली प्रॉब्लम में वेरिएबल क्वांटिटी को इलिमिनेट किया जाता है। तो बस अपना टास्क इतना बचा, लैम्डा यहाँ से इलिमिनेट करना है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली k-2 और यहाँ पुट कर दीजिए, है ना। तो इलिमिनेशन हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2h इक्वल 2 इंटू k-2, तो k स्क्वायर माइनस 2k, k स्क्वायर माइनस 2k, k स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू कितना आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर देते 2h माइनस 4, है ना। 1 ऐड कर देते, 1 ऐड करके आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर कुछ पैराबोला की बेटर फील आ जाएगी, ऐसा कुछ आ जाएगा। k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 2 इंटू h माइनस 3 विच कैन बी फर्दर रिटन एज k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 इज टेकन आउट कॉमन, h माइनस 3/2, ये कंडीशन बन रही है। तो अब इसी को जनरलाइज कर देंगे। लोकस में क्या है, अगर एक ऐसी इक्वेशन दिख रही है आपको जिसमें h आ रहा है, k आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो बस आपको क्या करना है, इसी कंडीशन को जनरलाइज कर देना, इसी कंडीशन को जनरलाइज कर देना है, ठीक है ना। तो देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट क्यू एच कॉमा के इज, लोकस क्या आ जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3/2, दिस इज द फाइनल लोकस, दिस इज द फाइनल लोकस। कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी, सिंपल प्रॉब्लम थी, बस यही था, ये पैराबोला था, एक लाइन थी, लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट लिया गया था और उस वेरिएबल पॉइंट से हमने पैराबोला पे 2 टेंजेंट डाली, तो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के मिड पॉइंट का लोकस लेना था। सिंपल सी प्रॉब्लम थी, कोनिक से मतलब कोई ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आई नहीं है, और ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम है। आई थिंक जे एडवांस में भी हमें इससे अच्छी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यानी कोनिक अगर आएगा तो एक इजी क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, मतलब अच्छे से अगर रिवाइज करके जाओगे, बढ़िया से अगर रिजल्ट देख लिए तो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं भाई। देखो यूजीए में तो तुमको मिलते ही है कोनिक से क्वेश्चन, यूजीए में ऐसा नहीं होता नहीं मिलते हैं, तो वो पढ़ के तो जाना ही है, लेकिन बस लकी रहे तुम, अगर इसमें दिख गया तुमको यूजीबी में तो फिर करके ही आओगे। लेट अ लाइन विद स्लोप ऑफ 60 डिग्री बी ड्रॉन थ्रू द फोकस एफ ऑफ द पैराबोला दिस। एक पैराबोला दोस्तों इसमें भी गिवन है, बैक टू बैक पैराबोला पे क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2, है ना। हमने इस पैराबोला की फोकस से एक लाइन ड्रॉ किया है जिसका स्लोपिंग एंगल जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। इफ द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द पैराबोला ए एंड बी, कह रहे हैं अगर वो लाइन जो है पैराबोला ए और बी पे कट करती है एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी, देन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट पीएफ। पीएफ सेगमेंट का लेंथ बताना है। चलिए भाई करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है, कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो पैराबोला है, पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसके वर्टेक्स की अगर बात करें, वर्टेक्स की, व्हाट इज द वर्टेक्स, तो यार एक बार ये वाला कोऑर्डिनेट जीरो कर दो, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा -2 और वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है, सही वर्टेक्स आ जाए -2, 0। अगर इसको कैपिटल एक्स बोले तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x टाइप का, यानी राइट हैंडेड पैराबोला है, वर्टेक्स -2, 0 है, तो कुछ इस टाइप का होगा। वर्टेक्स यहाँ कहीं पर होगा, ये वाला पैराबोला वर्टेक्स आएगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखिए 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्टैंडर्ड पैरा a,0 होता है, और a एक्चुअली क्या होता है, a होता है वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस। a क्या होता है यहाँ पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो हम लोग पढ़ते थे ना स्टैंडर्ड पैराबोला, उसमें a दोस्तों होता क्या था, ये यही तो पैराबोला था अपने पास, ये वर्टेक्स था 0,0, इसके फोकस का कोऑर्डिनेट था a,0, यानी वर्टेक्स से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही तो a होती है। तो अगर हम 22 को 4x से कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू 8 यानी a2 आ गया। तो यानी ये जो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन है इसकी जो फोकस होगी वो वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पर, 2 डिस्टेंस पर। इट मींस दैट फोकस बिकम्स ऑरिजिन। फोकस क्या बन जाएगी, ऑरिजिन बन जाएगी, ऑरिजिन ही फोकस है, ऑरिजिन ही फोकस है। अब हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया है जिसका स्लोपिंग एंगल 60 डिग्री है। स्लोपिंग एंगल कितना है, 60। ठीक है भाई, 60 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस लाइन ने पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट किया, ए और बी पर। ठीक है, ये स्लोपिंग एंगल 60 डिग्री है। तो एक काम कर लेते हैं यार, ये स्लोपिंग एंगल 60 है, ए और बी पे कट किया है। अब आगे ये क्या बोल रहे हैं, एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी। अब हमने क्या किया है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, यानी ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी और ये इसके परपेंडिकुलर होगी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको पी पे कट करता है, आपको पी एफ लेंथ निकालनी, ये लेंथ बतानी कितनी होगी। तो यार करते करते हैं ये वाला भी। एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी की इक्वेशन कैसे लिखेंगे भाई, ऑरिजिन से पास होती है और स्लोपिंग एंगल 60, यानी स्लोप इसका कितना आ जाएगा, tan 60। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, यानी √3। तो ऑरिजिन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू √3x, ये आ गई। पैराबोला है ये हमारे पास, पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2, है ना। पैराबोला पता, लाइन पता, मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए, मैंने इसको 1 बोल दिया, इसको 2। तो एक काम करते हैं यार, मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगा, लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लूंगा, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। y के प्लेस पर √3x पुट कर दो, √3x का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 इक्वल टू 0। लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास x में क्वाड्रेटिक बन के आ रही है ना। फैक्टराइज कर लेते हैं, 16 3 जा 48 और 12 4 जा 48,
फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ कॉमन वगैरह ले लेते हैं, 3x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 4, 3x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो ऑब्वियसली दिख रहा है लाइन पैराबोला दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या आ रहा है, -4/3 और 4 आ रहा है, -4/3 और 4 आ रहा है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट। तो ऑब्वियसली -4/3 किसका कोऑर्डिनेट होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो -4/3 यहाँ पुट करेंगे तो -4/3, तो ये कितना कितना आ जाएगा, -4/√3 आ जाएगा, और 4 इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और x को 4 पुट करेंगे, 4,4√3, ठीक है ना। अब ये इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने, ए बी का मिड पॉइंट मैंने m लेट कर लिया है, तो मुझे m का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। m का कोऑर्डिनेट आएगा कितना, m का कोऑर्डिनेट आएगा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, 4 माइनस 4/3/2 और 4√3 माइनस 4/√3/2, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 माइनस 4, 3 4 जा 12, 12 माइनस 4 8, 8/3, 8/3 यानी 8/6, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 8, 8/2√3, 8/6 का मतलब ये आ जाएगा 4/3, 2 से कैंसिल कर दिया, 4/3, 4/√3। m का कोऑर्डिनेट दोस्तों ये आ गया, m का कोऑर्डिनेट आ गया ये, ठीक है ना। 4/3 जेई के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, रेलिवेंट नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आईएसआई सीएमआई लेवल का अगर मैथ्स अगर आप कर रहे हैं जेई के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को और इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आईएसआई सीएमआई में। जे एडवांस से ऊपर लेवल के भी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। 4/3, 4/√3 दोस्तों ये निकाल लिया। अच्छा, अब इस लाइन का स्लोप कितना था, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, √3 था, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उसका स्लोप कितना होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल -1/√3 होगा स्लोप, है ना। तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, व्हाट इक्वेशन ऑफ एमपी, नाउ इक्वेशन ऑफ एमपी इज, तो एमपी एक लाइन है, एम से पास होती है, एम से पास होती है, एम का कोऑर्डिनेट कितना ये रहा, तो y माइनस y1, y माइनस y1 इक्वल टू m, स्लोप कितना है, -1/√3 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 मतलब x माइनस 4/3, ये आ गया। हमने एमपी लाइन की इक्वेशन निकाल ली, हमने एमपी लाइन की इक्वेशन निकाल लिया है। अब हमें पी का कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए, पी का कोऑर्डिनेट, हमें किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें पी का कोऑर्डिनेट चाहिए। पी पॉइंट कहां पर, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 डाल दीजिए, एक्स एक्सिस क्या कीजिए, वाई कोऑर्डिनेट 0 कर, बेटा याद तो नहीं, आपका नाम याद नहीं है भाई, हो सकता है, पूछो आपने, है ना। तो मेरे को पी का कोऑर्डिनेट चाहिए, पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पी का कोऑर्डिनेट भी एक्स एक्सिस पर वाई 0 डाल दो, फॉर पॉइंट पी, फॉर पॉइंट पी, पी पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, तो वाई 0 डाल दो दोस्तों, तो -4/√3 -1/√3 इंटू एक्स माइनस 4/3, तो √3 से √3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आएगा, 4 प्लस 4/3, 3 4 जा 12, x इक्वल टू 16/3 आ रहा है, 16/3 आया दोस्तों p का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, है ना। तो इन्होंने मेरे से पूछा क्या था,
लेंथ पी एफ पूछा है, तो देयरफॉर पी का कोऑर्डिनेट कितना आया 16/3, 16/3, आर्यन जिसके मैथ्स में 90 आते थे। आर्यन आर्यन आर्यन, हाँ आर्यन आई थिंक विद्यापीठ में पढ़ा है तो काफी पहले है। हाँ 2022 में एक जरूर बच्चा आर्यन का पढ़ता था जिसका मुझे याद है। बेटा हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इन टफ क्वेश्चंस, भाई सोच तब सकते जब आपने रिगरस हार्ड वर्क किया है, मतलब रिगरस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किए तो डेफिनेटली बेटा वो चीजें क्लिक करती हैं। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो ये कोई मैजिक नहीं है कि हम आपको मैजिक बता देंगे और आप सोच लेंगे, है ना। सक्सेस का पाथ सेम है सभी के लिए, है ना। ये कोई यूट्यूब मोटिवेशन नहीं कि मैंने तुम्हें मोटिवेट कर दिया तुम बस तुम्हारा काम चल गया, नहीं भाई। जो बच्चे रिजल्ट लेके आते हैं एक बार उनका डेली रूटीन चेक करके देखिए, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, अपने साथ कितना स्ट्रिक्ट रहते हैं, तब वो चीज़ समझ में आती है। नहीं आईएसआई हर जेई एडवांस एस्पिरेंट को आईएसआई सीएमआई की अच्छी प्रॉब्लम करनी ही चाहिए। जो जेई में टॉप रैंक के लिए पढ़ना चाहता है उसे यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। जो बच्चे प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि यार मुझे कुछ अच्छी प्रॉब्लम मिल जाए, कुछ और चैलेंजिंग प्रॉब्लम मिल जाए, कि बच्चों का टच में होता नहीं, नाम ही नहीं सुना होता बच्चों ने, तो ये ऐसे इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे जहां से उनका थिंकिंग लेवल और इंक्रीज होगा। हाउ टू राइट प्रूफ, प्रूफ लिखने के लिए बेटा वही है कि आपको प्रूफ लिखना कोई मैजिक वो नहीं है कि यार कि कैसे लिखते हैं वो, आप जैसे जैसे सॉल्व करते हो वो स्टेप सारी लिखनी होती है। वहां पे स्टेप में कोई भी आपकी लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई रिजल्ट डायरेक्ट नहीं होना चाहिए अनलेस अनटिल वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ना हो। यानी आपको लग रहा है कि यार ये स्टैंडर्ड या फिर नॉन स्टैंडर्ड, तो बेटर तो ये है कि यार देखो 8 क्वेश्चन आते हैं यूजीबी में, आपको 3 से 4 3.5 3.6 में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप क्लियर कट कर ले निकाल लेते हैं। तो आपने 4 क्वेश्चन भी कर लिए तो भी क्लियर है, लेकिन वही है जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए, तभी आपका ऐसा होगा। समझ में आया नहीं, तो उसके लिए जो भी रिजल्ट यूज कर रहे हैं, टाइम हो तो आप उसको ड्राइव जरूर कर दें, उसका प्रूफ के साथ आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो देयर फोर पी एफ बिकम्स वॉट, पी एफ बिकम्स 16/3, है ना। आईएसआई और सीएमआई के लिए आप कैलकुलस अपनी बहुत स्ट्रांग रखे, कैलकुलस बहुत स्ट्रांग रहे, कैलकुलस का वेटेज ज्यादा है। एलजेब्रा में एलजेब्रा वाला पोर्शन जो है रिकरेंस वगैरह है, नंबर थ्योरी के रिजल्ट्स जो है, वो वाली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। एलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं सेशन ले चुका हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसल प्रॉब्लम नहीं कोई इतनी खास नहीं है, ठीक है, बेसल प्रॉब्लम को तो एक रिजल्ट यूज होता है। चलिए भाई आईएसआई के इस क्वेश्चन पे आते हैं, आईएसआई वाले इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The minimum area of the triangle formed by any tangent to the ellipse x square by a square by y square by b square equals to 1 and the coordinate axis is। आपको एक इलिप्स दे रखा, स्टैंडर्ड इलिप्स दे दिया है मैंने, एक स्टैंडर्ड इलिप्स दे दिया है। द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स की कोई टेंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है भाई, हमें मिनिमम एरिया निकालना है। चलिए भाई तो एक इलिप्स बना लेते हैं। एक इलिप्स ही बना लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। बेटा ये सारे रिजल्ट नॉन स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट वो हैं जो आप स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ते हैं, ये खुद एक रिजल्ट है। इन रिजल्ट से दूसरे जो रिजल्ट ड्राइव होंगे वो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा उसका, समझ गए नहीं समझ गए। अब जैसे कॉशी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी है, इन सब से आप जो भी रिजल्ट निकालिए तो स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज हैं, स्टैंडर्ड टूल यूज करेंगे तो इनकी जरूरत नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी इनइक्वालिटीज हैं जो कॉशी शॉर्ट से प्रूफ होती हैं, है ना, तो उनसे जो प्रूव हो रही हैं, जो रिजल्ट क्वेश्चंस की तरह जो यूज दिखते हैं, तो उनको तो आपको निकालना ही पड़ेगा। चलिए खैर, बोला है मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी टेंजेंट टू द इलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने इस
इलिस पर एक जनरल पॉइंट ले लिया, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, ए पर, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट किया, बी पर। आपको क्या करना है, ट्राइंगल ओएबी का एरिया निकालना है। ट्राइंगल ओएबी कैसा ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, तो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर लेते हैं, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी। अगर किसी पैरामीट्रिक टेंजेंट नहीं पे याद है तो एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन कांस्टेंट एज सच, ठीक है ना। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, ए है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर है। तो एक काम करते हैं, इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्स अपॉन ए अपॉन कॉस थीटा, इसका एक्स इंटरसेप्ट आ गया, वाई अपॉन बी अपॉन साइन थीटा, इसका वाई इंटरसेप्ट आ गया, है ना। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा कॉमा जीरो, बी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जीरो कॉमा बी वाई साइन थीटा, है ना। तो कोऑर्डिनेट का मतलब आपको एक तरह से लेंथ पता चल रही है, यानी ये वाली जो वेवलेंथ आ रही है, ये वाली वेवलेंथ कितने यूनिट है भाई, ए बाई कॉस थीटा, और ये जो वेवलेंथ आ रही है, ये वेवलेंथ कितने एंगस्ट्रॉम में, बी बाई साइन थीटा। और आपको चाहिए ट्राइंगल एओबी का एरिया, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू ए बाई कॉस थीटा इंटू बी बाई साइन थीटा। सेफ्टी के बाहर मॉड लगा देते, हो सकता है थीटा कुछ ऐसा पॉइंट डाल दें जहां पर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा, तो साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस नेगेटिव हो जाएगा। बेटा ज्योमेट्री नहीं, फिर तो आप उस केस में देखिए, हमारे जो जेई के अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका मैथ्स जेई लेवल पे अच्छा होता है, बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ओलंपियाड का बैकग्राउंड नहीं रहा, क्योंकि जो हमारे टच में आए तो उनको काफी लेट में आए, जब वो 11th पढ़ रहे थे या कुछ 12th में पढ़ रहे थे तब हमारे टच में आए। तो उनको इस बात का रिग्रेट था कि सर हम तो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर ही नहीं पाए, अब क्या करें, अब हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उन बच्चों ने एक्सेप्शनल हार्ड वर्क किया है, बहुत अच्छे से मेहनत किया, सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा काम किया है, और आईएसआई भी क्रैक किया है, जे एडवांस भी क्रैक किया है। लेकिन उन नालायकों में से किसी ने भी आईएसआई में एडमिशन नहीं लिया है, क्रैक दोनों किए हैं, लेकिन उन्होंने एडमिशन लिया आईआईटी में। एक जरूर बच्चा था, उसके पागलपन की हद थी, सवार थी, उसने क्या किया, आईआईटी क्रैक किया, उसका आईएसआई हुआ, शायद मार्क्स थोड़े से कम थे, उसने लिया नहीं। फिर जब वो आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन ले लिया, लेकिन रात दिन वो वही कहता, सर मैं क्या क्या पढ़ लूँ आईआईटी खड़गपुर में। मैंने कहा भाई आईआईटी कर रहा है तो आईआईटी पर ही फोकस कर। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया ना, कि वहां पर रहते हुए भी, जैसे सेमेस्टर एग्जाम हुआ, फ्री हुआ, तो कंटिन्यूअस उसने आईएसआई और सीएमआई के पीवाईक्यू स्ट्राइक किए। यही बोला था हमने, कहा भाई करना है, अब तेरा तेरा कैरियर तो सोचे। और जब आईआईटी पहुंच गया तो क्यों इतना टेंशन ले रहा है, लेकिन वो लगा रहा। और अगली बार जब उसका आईआईटी में फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर हो गया तो उसके बाद से लगा रहा, और जैसे मई का टाइम आया उसने आईएसआई का एग्जाम दिया, काफी अच्छे मार्क्स से वो वहाँ सेलेक्ट हुआ, तो आईआईटी छोड़ दिया उसने, आईएसआई में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है यार कि मतलब आईआईटी में जिन बच्चों का अगर नंबर थ्योरी वीक हो गया तो नंबर थ्योरी में एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा हुआ तो 1 पॉइंट मतलब 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ज्योमेट्री तो बस ऐसा है कि उतना तो ज्योमेट्री आता, प्योर उतने वैसी वाली ज्योमेट्री नहीं आती यार आईएसआई में, समझ गए नहीं समझ गए। वो जो ज्योमेट्री होगी वो ऐसी ज्योमेट्री हो सकती है, ये थोड़ा बहुत तुम्हारा जेई एडवांस से भी टेस्ट मैच कर जाएगा। जैसे एसओटी में हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ते थे, साइन रूल कोसाइन रूल, वो टिग्नोमेट्री बेस्ड ज्योमेट्री भी हो सकती है ना। जरूरी नहीं वो प्योर ज्योमेट्री पर ही इतना कोई फॉलो क्वेश्चन तुमको दिख जाए। तो ये कुछ दोस्तों ऐसा दिख रहा है, ए बी अपॉन साइन टू थीटा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या चाहिए, मिनिमम एरिया चाहिए, हमको निकालना क्या है, मिनिमम एरिया चाहिए। यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया के मिनिमम होने के लिए ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर देते हैं। मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया कितना आ जाएगा, मॉड ए बी आ जाएगा। कब मिलेगा, जब साइन टू थीटा की वैल्यू 1 आ जाए, टू थीटा पाई बाई टू, थीटा कितना होगा पाई बाई 4।
जब मैं थीटा पाई बाय 4 ले लूंगा तो मिनिमम एरिया कितना आ जाएगा, ए बी, बिकॉज ए और बी पहले से ही पॉजिटिव है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the probability? What is the probability that among 100 rolls of a fair die, the first 3 rolls yield at least 1 4? करें एक डाइस को अगर हम 100 टाइम्स रोल करें, 100 टाइम थ्रो करें, फेयर डाई है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि पहले 3 थ्रो पर आपको कम से कम एक बार 4 मिलेगा। डाइस को हमने कितनी बार थ्रो किया है, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स टॉस किया डाई को। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि पहले 3 आउटकम्स जो आ रहे हैं, पहले 3 डाइस पर जो आउटकम्स आ रहे हैं उनमें से कम एक बार 4 अपीयर हुआ हो, कम से कम 4, एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 के केस में तो हम लोग कुछ निगेशन भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो अब हमने कितनी बार डाइस को थ्रो किया ये मैटर ही नहीं कर रहा है। अब हम सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं कि फर्स्ट 3 रोल्स पर क्या हुआ है। फर्स्ट 3 रोल में कम से कम एक बार 4 आना चाहिए। अब बताओ डाइस को थ्रो करें, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, डाइस को थ्रो करें 4 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6। 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6, है ना। हमने क्या किया कि हमने पहले 3 रोल पे कम से कम एक 4 चाहिए, यही तो क्वेश्चन है। पहले 3 टॉस जो किए उसमें कम से कम एक बार 4 आए। अब एक बार 4 आए तो बहुत से केस 4 इधर आ जाए, या फिर 4 हो सकता है इधर आ जाए, या फिर 4 इधर आ जाए, या फिर 4 2 बार आ जाए, या फिर 4 इधर और इधर आ जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे केस बनेंगे, केस काउंटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो एटलीस्ट वाले केस में हमेशा हम रिवर्स अप्रोच की तरफ ध्यान देते हैं। किस पर बात करते हैं, रिवर्स अप्रोच पर बात करते हैं कि हमने डाइस को 3 बार थ्रो किया, हम चाहते हैं कि एक भी बार 4 ना आए, एक भी बार 4 ना आए, तीनों अटेम्प्ट हमारे अनसक्सेसफुल जाए। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। मैंने 3 अटेम्प्ट लिए, मैं चाहता हूँ तीनों अटेम्प्ट मेरे अनसक्सेसफुल हो, एक बार भी 4 ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/6 होल क्यूब। तो एटलीस्ट 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस दिस। सिंपल सी बात, एटलीस्ट 1 सक्सेस मतलब 1 माइनस दिस, ठीक है ना। बी पार्ट, calculate the probability that out of the last 4 rows exactly 2 are multiples of 3। कह रहे जब लास्ट 4 रोल्स बचे थे, जो लास्ट 4 आउटकम्स हैं उनमें से एग्जैक्टली 2 आउटकम ऐसे हों जिसमें मुझे 3 का मल्टीपल मिले। लास्ट 4 जो हमारे ट्रायल्स थे, लास्ट 4 ट्रायल्स जो थे उनमें से कम 2 ट्रायल नहीं, सॉरी एग्जैक्टली 2 ट्रायल्स में हमें मल्टीपल ऑफ 3 मिले। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, डाइस वाला एक्सपेरिमेंट है, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो दोस्तों 2 ही होते हैं। तो डाइस को थ्रो करें, मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 और मल्टीपल ऑफ 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी 4/6। तो यानी इवेंट की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6, है ना। ट्रायल कितने लिए 4 और सक्सेस कितने चाहिए 2। तो ये वही हो गया बर्नौली ट्रायल वाला केस है ना। तो लगा देते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रायल्स कितने लिए हमने 4 और हमें सक्सेस कितनी चाहिए 2। तो पहले ट्रायल सिलेक्शन, 4 में से वो कौन से 2 ट्रायल हैं जिसमें सक्सेस चाहिए, तो ट्रायल सिलेक्शन हो गया 4C2 से, है ना। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है क्या, सिंगल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 2/6 और हमें कितने ट्रायल में सक्सेस चाहिए 2 ट्रायल में, और बाकी बचे 2 ट्रायल में हमें क्या चाहिए फेलियर 4/6 का स्क्वायर। वेरी सिंपल एंड वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन। अब ये कैलकुलेशन देख लेना दोस्तों कितनी बन रही है, दिस इज योर जॉब, कम ऑन move to this next problem। चलिए भाई, 2 मैथमेटिशियन टेक अ मॉर्निंग कॉफी ब्रेक ईच डे। ये क्वालिटी क्वेश्चन है यार, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप में से जो भी लोग सीरियसली इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा इसको ट्राई करें। कह रहे हैं 2 मैथमेटिशियन टेक अ मॉर्निंग कॉफी ब्रेक ईच डे, ठीक है भाई।
They arrive at the cafeteria independently at random times between 9 AM and 10 AM. यानी दो मैथमेटिशियंस हैं, अब वो क्या करते हैं, कॉफी ब्रेक का टाइम हो रहता है उनका 9 से 10 का, है ना। मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, और आते हैं भाई अपने इंस्टीट्यूट, और दोनों लोग अलग अलग जगह वर्क कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, रिसर्च पेपर, मतलब एक तरह से मान लीजिए टेस्ट पेपर बना रहे हैं, नए नए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। 9 बजे के बाद क्या करते हैं ना, 9 से 10 के बीच उनका कॉफी ब्रेक का टाइम होता है, एंड स्टे फॉर m मिनट्स। कैफेटेरिया में 9 से 10 के बीच जाएंगे, और उस कैफेटेरिया में वो रुकते कितनी देर है, m मिनट्स उनका जो है वो रुकने का टाइम है। द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर वन अराइव्स while the other one is in the cafeteria is 40%। यानी दोनों कैंडिडेट्स की मीटिंग हो जाए, यानी पहला पर्सन बैठा हो और दूसरा आ जाए उसी टाइम पीरियड में, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 40%। 40% प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों उनकी मीटिंग हो जाए, है ना। और ये दे रखा है दोनों लोग मतलब रुकेंगे, वेट कितना करेंगे, दोनों m मिनट तक वेट करेंगे, और मिलने की प्रोबेबिलिटी 40% है। अगर हम m को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें, किस तरह से, m इक्वल टू a माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। ए बी सी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड सी नॉट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम। फाइंड a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी बताना है, a प्लस बी प्लस सी बताना है, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि भाई 9 से 10 के बीच आना है, 9 से 10 के बीच में आना है, ठीक है। स्टे फॉर कितनी देर के लिए रुकते हैं, m मिनट्स के लिए रुकते हैं, ठीक है। और उनके बीच मीटिंग हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 40%, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 40%, और m की फॉर्म दे रखी है, यानी m की फॉर्म कुछ ऐसी, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 40% लेंगे वहां से m कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसी फॉर्म आएगी, वहां से एबीसी पर बात करनी है। चलिए भाई, तो मैथमेटिशियन दो हैं भाई, मैंने लेट कर लिया, मैथमेटिशियन दो हैं भाई, लेट कर लिया। जो पहला मैथमेटिशियन है वो कैफेटेरिया में आता है 9:x पर, दूसरा मैथमेटिशियन जो है वो उसी कैफेटेरिया में आता है 9:22 पर, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों को 9 से 10 के बीच में ही आना है, यानी x और y पर अगर हम बात करें, लिमिटेशंस की बात करें, तो क्या क्या हो सकता है, 0 से 60, x भी 0 से 60 होगा, y भी 0 होगा, तो 9 बजे, 60 है तो 10 बजे, ठीक है ना। अब रुकेंगे कितनी देर, रुकेंगे केवल m मिनट्स के लिए, ठीक है, रुकेंगे केवल m मिनट्स के लिए, और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली उनकी मीटिंग हो जाए, उनकी मीटिंग हो जाए। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए हम आपको समझाने के लिए लेट कर लेते हैं, लेट कर लो। अगर मान लो ये 15 मिनट वेटिंग टाइम होता, कि एक बंदा, कोई भी बंदा जाएगा कॉफी के लिए तो वहाँ 15 मिनट तक वेट जरूर करेगा, यानी कॉफी पिएगा, लेकिन 15 मिनट तो वेटिंग टाइम, 15 मिनट से पहले उसको उठना नहीं है। तो जरा समझना, अगर मान लो M1 9 बजे गया है, मैं चाहता हूं M2 की उससे मीटिंग हो जाए, तो इसका मतलब M2 के लिए 9 से 9:15 के बीच का टाइम होना चाहिए। अगर M1 9 बजे आता है, एंटर करता है, और मैं चाहता हूं कि M2 की मीटिंग उससे हो जाए, तो उसके लिए टाइम क्या हो, 9 से 9:15 हो गया। अगर ये 9:01 पे आता है, तो M2 कहां से कहां तक आएगा, वो 9 बजे से लेकर 9:16 तक अगर कभी भी आएगा तो मीटिंग हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितना रुकना, 15 मिनट रुकना है। अगर 9:01 पे आया तो 9:60 पे तो चला जाएगा, मीटिंग हो ही नहीं पाएगी। मान लो अगर ये 9:02 पे आता है, तो ये 9 बजे से लेकर 9:17 तक आए तब भी मीटिंग हो जाएगी। अगर ये 9:10 पे आता है, तो मीटिंग होने के लिए ये 9 क्योंकि ये 9 बजे आए, तो ये ऐसा मत सोचना हमें आगे ही टाइम नहीं देगा। अगर 9 बजे आएगा तो ये भी तो 15 मिनट रुकेगा ना, तो भी तो मीटिंग हो जाएगी ना, तो वो पीछे भी आ सकता है। तो 9 से 9:25 तक इनकी मीटिंग हो जाएगी। अच्छा, इन केस ये 9:15 पे आता है, पर्सन M1 पहला मैथमेटिशियन 9:15 पे आता है, तो जो दूसरा वाला है अगर वो 9 बजे आया, तो जस्ट वो मोमेंट होगा कि जब ये कैफेटेरिया से निकलने वाला होगा और ये गेट के अंदर घुसने वाला होगा, तो ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे। और ज्यादा से ज्यादा कितना, 9:30 तक। तो ये कुछ मीटिंग के मैनर्स हैं जो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाए हैं, है ना। ये कुछ मीटिंग के मैनर्स है जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाए हैं। मीटिंग के लिए
बस ये है कि इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है, नोटिस क्या कर रहे हो, इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 15 से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। यानी यहां पर अगर मैं देखूं, ये 9:x पे आ रहा है, 9:22 पे आ रहा है, अगर मीटिंग चाहिए तो इनके इनके जो अराइवल टाइम्स हैं उनका डिफरेंस अगर लिया जाए, दैट कैन नॉट गो बियॉन्ड 15 मिनट। इनके अराइवल टाइम्स का जो डिफरेंस है दैट कैन नॉट गो बियॉन्ड 15 मिनट्स, ऐसा कुछ है। अगर 15 मिनट स्टे टाइम दे रखा है, लेकिन दोस्तों यहां पर रुकने का टाइम कितना, कोई भी कैंडिडेट कितना देर रुक सकता है, m मिनट्स के लिए रुक सकता है फॉर मीटिंग बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन m1 एंड m2। पर्सन क्या है, m1 एंड m2, तो नाम भी दे दिया मैंने। नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है कि इनके जो अराइवल टाइम्स हैं उनका डिफरेंस कैन नॉट गो बियॉन्ड m, वो m से छोटा होना चाहिए, वो m से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। अब मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस और इक्वल टू m है, इसका मतलब x माइनस वाई कहां से कहां तक होगा, वो माइनस m से m के बीच हो गया। x माइनस वाई कहां से कहां तक हो गया, x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाए माइनस m से m के बीच, है ना। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट की बात करते हैं, तो इसका मतलब y को इधर ले आता हूं, y माइनस m इज लेस और इक्वल टू x, यानी y इज लेस और इक्वल टू x माइनस m। और इस पार्ट की भी बात कर लेते हैं, x लेस और इक्वल टू y प्लस m, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस m। तो अगर हम चाहते हैं कि m1 और m2 की मीटिंग हो तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गई, y या तो x माइनस m से बड़ा हो या फिर y x प्लस m, सॉरी m उधर प्लस का हो, y लेस और इक्वल टू x प्लस m हो या फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस m हो, ठीक है ना। तो अब जैसा भी हम लोगों ने वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था ना, जो पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जिसमें हम लोगों ने एक फेवरेबल रीजन निकाला था, कुछ इसी टाइप की पिक्चर है। तो हम पहले एक सैंपल स्पेस वाला रीजन ड्रॉ करेंगे, फिर ये देखेंगे कि अगर हमें m1 m2 की मीटिंग चाहिए तो उसके लिए जो इनकी टाइमिंग्स हैं उससे एक रीजन डेवलप होगा, उस रीजन का हमें एरिया निकालना होगा, वो फेवरेबल रीजन होगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर इसका एरिया निकाला था इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। चलिए भाई मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम पर्सन m1 की बात कर रहे हैं, पहला मैथमेटिशियन, इस एक्सेस पे हम बात कर रहे हैं सेकंड मैथमेटिशियन की, है ना। तो ये x सीरीज है, y सीरीज है, x सीरीज भी 0 से, मतलब x सीरीज और y सीरीज दोनों में कहां से कहां था, 1 से 60 तक था। जीरो था, ये 60 है, ये भी 60 है ना। ठीक है भाई। अब सबसे पहले तो ये लाइन थी, अगर मीटिंग चाहिए आपको तो y या तो कैसा x माइनस एम से बड़ा हो या फिर x प्लस एम से छोटा हो। तो मैं एक दो लाइन ड्रॉ करूँ, y को x माइनस एम लाइन ड्रॉ करूँ, y को x प्लस एम, है ना। तो ये x की मतलब ये उसका जो अराइवल टाइम था ना पर्सन m1 का, तो ये मतलब 0 का मतलब हो गया 9 बजे, एग्जैक्ट 9 ओ क्लॉक हो गया ये। तो 9:01, 9:02, 9:03, 9:60, यानी 10 ओ क्लॉक। और दूसरा पर्सन m1 9:91, 9:02, 9:03 से 9:60 में 10 बजे। तो एक तरह से ये क्या हुआ, सैंपल स्पेस बन गया, ये पूरा रीजन क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। अब हमें इसमें वो रीजन ड्रॉ करना है जिसमें दोनों की मीटिंग पॉसिबल है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, दो लाइन ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस एम एंड y इक्वल टू एक्स प्लस एम। तो y इक्वल टू एक्स माइनस एम, ये लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू एक्स माइनस एम और y इक्वल टू एक्स प्लस एम, ये लाइन ड्रॉ करनी है ना। तो y इक्वल टू एक्स माइनस एम, तो ये लाइन जो होगी x एक्सेस को कहां पे कट करेगी, m पर कट करेगी, और x को 60 पुट कर देंगे, ये ऐसे जाएगी लाइन, y इक्वल टू एक्स माइनस एम, ये पॉइंट कौन सा होगा, m, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट m, 0,
इस पॉइंट को, ये लाइन कौन सी हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा 60,60 हो जाएगा। तो इस पर x कोऑर्डिनेट y इक्वल टू एक्स माइनस एम लाइन है, और x को 60 पुट करेंगे तो 60 माइनस एम, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ दिख रही है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, ये टोटल लेंथ 60 है और ये लेंथ m है, तो ये 60 माइनस एम हो गई, यहां से यहां तक, ठीक है। और ये टोटल लेंथ 60 है, और लेकिन ये वाली लेंथ की बात करें, ये वाली लेंथ भी कितनी आ गई, इसका y कोऑर्डिनेट दिख रहा है 60 माइनस एम, ठीक है ना। तो ये तो y इक्वल टू एक्स माइनस एम लाइन ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू एक्स प्लस एम, तो x को 0 डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में आएगा m, यानी एक तरह से इसी का रिफ्लेक्शन हो गया, y इक्वल टू एक्स, सिमेट्री दिख रही डायग्राम में, तो इसी का y इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्शन, ये y इक्वल टू एक्स प्लस एम, ये आ जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस एम, एक्स 0 डालेंगे m आ जाएगा, है ना। तो ये m आ जाएगा, x 0 डालेंगे 0, m। अच्छा, ये लाइन कौन सी होगी, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी ये टोटल डिस्टेंस, खैर वो तो सिमेट्री से ही निकल आएगा, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो अब जो हमें चाहिए रीजन, जो फेवरेबल रीजन की बात करें, वो कौन सा होगा, वो इस लाइन से ऊपर होगा और इस लाइन के नीचे। मतलब हमें जो रीजन निकालना है वो हमें सबसे पहले कहाँ रहना है, इस रेक्टेंगल के अंदर, है ना। ये जो इनकी टाइमिंग्स थी, जो आने का टाइम था m1 का, जो आने का टाइम m2 था, उससे एक टोटल सैंपल स्पेस बन रहा है, ये वाला रीजन, ये सैंपल स्पेस है। मीटिंग वाला रीजन कौन सा, y की वैल्यू इससे बड़ी हो, इसके ऊपर रहना है, इस लाइन के ऊपर रहना है, और इस लाइन के नीचे रहना है। लेकिन रहना किधर है, रेक्टेंगल के अंदर रहना भाई, तो रेक्टेंगल को क्रॉस करना अलाउड नहीं है। तो जो भी रीजन आएगा वो कुछ ऐसा आ जाए, ये पॉइंट्स आएंगे, ये वो रीजन है जिसमें इन दोनों की मीटिंग पॉसिबल है, ये रीजन आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब मीटिंग हो इन लोग की, ये निकालते हैं। तो मीटिंग की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मुझे इस रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया, है ना। कुछ लोग कहें सर ये वाला एरिया निकालने का बेटर ऑप्शन मैं बताता हूँ, आप ऐसा करो सर, ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, जितना इस ट्राइंगल का एरिया उतना इस ट्राइंगल का एरिया होगा, इस ट्राइंगल के एरिया का डबल कर लो और रेक्टेंगल में से माइनस कर दो, रेक्टेंगल में से माइनस कर लो, या फिर मीटिंग ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। मीटिंग ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, हाफ इंटू बेस कितना है 60 माइनस एम, इंटू हाइट इंटू 60 माइनस एम का होल, ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टोटल एरिया आ गया, और नीचे हमने क्या दे दिया 60 का होल स्क्वायर, ये तो फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। ये क्या हुआ, मीटिंग इनकी ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, है ना। और इसी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मीटिंग होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ गए, नहीं समझ गए, मतलब ये वो रीजन है जहां पर मीटिंग नहीं हो रही है, तो मीटिंग ना होने का एरिया निकालना आसान है। इसका एरिया निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 60 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये प्रोबेबिलिटी दी कितनी थी, ये अमाउंट हमें दे रखा था 40% चांस है, 40/100, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, क्या कर ले, 60 माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन 60 स्क्वायर, यानी 3600, 1 माइनस 40/100 मतलब 60/100, ऐसा कुछ आ जाएगा। 0 0 कैंसिल कर दिया, 60 माइनस एम का होल स्क्वायर 36 इंटू 6, 216 इंटू 10, ऐसे लिख लो, है ना। तो स्क्वायर रूट लेना थोड़ा आसान रहेगा क्या, 60 माइनस एम, अच्छा m 60 से छोटा ही होगा तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। ये 6 का होल क्यू होता है, तो 6 का स्क्वायर मतलब ये 6 का होल क्यू है ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, 6 रूट 60, 6 रूट 60। तो m की वैल्यू क्या आएगी, m आएगा 60 माइनस 6 रूट 60, है ना। ऐसे कुछ बोला था क्या, m इक्वल टू a माइनस b रूट सी, वेयर a b c आर पॉजिटिव इंटीजर एंड c नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम, मतलब सी नॉट किसी प्राइम का स्क्वायर अंदर नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक हम इसको, हाँ ये प्राइम का स्क्वायर आ रहा,
16 को लिखते हैं ना 15 इंटू 4 लिखते हैं, तो अब 4 क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, तो कोई प्राइम का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं। 4 को जब बाहर निकालेंगे 4 का 2 बाहर आएगा, 60 माइनस 12√15 है ना। तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है और ये सी का काम कर रहा है। तो 60 प्लस 12 72, 72 प्लस 15 87, 60 प्लस 12 हुआ 72, 72 प्लस 15 आ जाएगा 87। ए दास गुप्ता, अब ब्लैक बुक्स में कौन सी सॉल्व, ए दास गुप्ता बेटा अच्छी बुक, लेकिन बहुत पुरानी बुक हो गई है, बहुत पुरानी हो गई। आई थिंक बेटर बुक इज अ ब्लैक बुक। ब्लैक बुक एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, सही है दोस्तों, तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। बाकी ये क्वेश्चन सारे ट्राई करने को दे देते हैं तुमको, ट्राई कीजिएगा। होमवर्क 1, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। होमवर्क दे दिया है बच्चों, ठीक है, अटेम्प्ट कीजिएगा, बाकी और प्रॉब्लम जो आपको करवाई गई हैं देखिएगा। चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय।